गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे, अपना स्टडी अपना जारी रखे होंगे। तो आज हम लोग जो क्लास हैं विशेष रूप से जो भूगोल से के संदर्भ में जो विचारधाराएं हैं और उसके दर्शन हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करके अपना करिएगा, क्योंकि जितने भी परीक्षा है आप लोगों का जिसमें यूजीसी नेट का है या फिर टीजीटी पीजीटी का है या असिस्टेंट प्रोफेसर का है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन 100% तय है कि इसमें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। विशेष रूप से जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से इसको विशेष रूप से ध्यान से देखेंगे लोग, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं विशेष रूप से 19वीं शताब्दी के बाद से दर्शन में कुछ परिवर्तन आया है, या विशेष रूप से इसके दार्शनिक पहलू पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है। और इसका जो हालांकि इसके प्राचीन काल से ही चाहे जो शास्त्रीय काल से ही इसमें दर्शन कुछ ना कुछ तो रहा ही है, लेकिन उसके बारे में उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था जितना जो 19वीं शताब्दी के काल से या 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य के भाग से इस पर ध्यान दिया जाने लगा, ठीक है। तो जितने भी हम लोग इसमें से दर्शन हैं, जैसे कि नियतिवाद है, संभववाद है, नवनियतवाद है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। और इसके साथ साथ जो मात्रात्मक क्रांति है और इसमें जितने भी पैराडाइम इसके चेंज हुए हैं या भूगोल के जो विचारधारा या दर्शन में परिवर्तन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नियतिवाद या इसको वातावरणवाद के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। वातावरणवाद इसको डिटर्मिनिज्म इंग्लिश में इसको कहा जाता है, जिसको निश्चयवाद और वातावरण के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये वास्तव में प्राचीन काल से ही के समय से ही ये था, जैसे ये हिप्पोक्रेटस थे, यूनानी भूगोलवेत्ता थे, अरस्तु थे, स्ट्रेबो थे, ये जितने भी लोग विद्वान हैं, ठीक है, इन विद्वानों के बारे में जो अपना अध्ययन किए हैं या अध्ययन का जो उपागम रखे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इसमें झलक आती है। लेकिन जो 19वीं शताब्दी के बाद से ही इसमें ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से इसको ध्यान दिया जाने लगा कि जो नियतवाद क्या चीज़ है उस पर बल दिया जाने लगा और एक वैज्ञानिक पहलू की तरह इसमें अध्ययन किया जाने लगा, ठीक है। तो जो नियतवाद होता क्या है इसको हम लोग देखते हैं कि नियतवाद ये वास्तव में मानव पर्यावरण से संबंध जितने भी विचारधारा है मानव पर्यावरण से संबंध में है, और इसी को किसी ने ज़्यादा पक्ष से ज़्यादा लिया है, किसी ने मानव के पक्ष से ज़्यादा लिया है, किसी ने नियत को या प्रकृति पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो उसके आधार पर ये कई जो दर्शन हैं वो उभर के आए हैं। तो ये जो दर्शन है जो नियतवाद का है वो विशेष रूप से मानता है कि मानव प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं, अर्थात मानव पर प्रकृति का नियंत्रण है, ये इस विचारधारा से संबंधित है। क्योंकि जितने भी हम लोग देख रहे हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी क्रियाकलाप मानव द्वारा हो रहा है वो विशेष रूप से प्रकृति द्वारा निर्धारित हो रहा है और प्रकृति के अनुसार भी मानव अपने क्रियाकलापों को कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अरस्तु ने भी बताया है कि जो जहाँ समशीतोष्ण क्षेत्र के लोग होते हैं वो ज़्यादा स्फूर्तिदायक होते हैं और बलशाली होते हैं, फिर इसलिए ज़्यादा कार्य करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भूमध्यरेखीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो आलसी होते हैं, वो ज़्यादा कार्य नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार का जो प्रकृति का नियंत्रण मानव पे बताया गया है। तो इस भाग में हम लोग बस यही देखना है कि जो दर्शन है या विचारधारा है उसका मेन थीम क्या है, और दूसरा टॉपिक हम लोग ध्यान रखना है कि कौन कौन सा उसमें भूगोलवेत्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी दर्शन है इसके बारे में हम लोग संक्षेप में ही बातें किए हैं, क्योंकि डिटेल में यदि करना है तो फिर इसको एक एक जो विचारधारा है उसको एक एक क्लास में कम से कम करना पड़ेगा। तो यदि किसी को आवश्यकता हुई तो वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम इसको डिटेल करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना से यदि काम चल जा रहा है तो इससे ही चलाइए, ठीक है। तो इसके बारे में संक्षेप में ही हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो विचारधारा है उसके मूल थीम क्या है उसके बारे में डिस्कस की है, और साथ साथ इससे संबंधित जितने भी विचारधारा के समर्थक हैं, ठीक है, तो उनके बारे में किए हैं। यदि डिटेल करना हुआ तो एक एक लोग हैं इनके स्टेटमेंट के बारे में जानना होगा, और उसके साथ साथ वो और क्या क्या कार्य किए हैं उसके संदर्भ में हम लोग जानना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे केवल नाम ही दिया गया है। जैसे हमबोल्ट, डेविस, सब लोग अपना कुछ ना कुछ कार्य किए हैं और स्टेटमेंट भी दिए हैं। हम लोग पिछले क्लास में जो भी अध्ययन किए हैं, जो संप्रदाय से संबंधित है, जर्मन संप्रदाय, फ्रांसीसी या जितने भी ब्रिटिश सभी संप्रदाय हैं, उसके बारे में अध्ययन किए हैं। तो इन लोगों के बारे में डिटेल में उसमें स्टेटमेंट भी दिए हैं और जो भी बातें कहें उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वहाँ से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा। क्वेश्चन जो पूछा जाता है विशेष फिल्म्स में, तो वो विचारधारा का नाम देगा और एक तरफ दे देगा कि जो इतने भी भूगोलवेता हैं उसके बारे में मिलाने के लिए दे देगा, या फिर 4 भूगोलवेताओं का नाम दे देगा, इसमें कहेगा कौन नियतवाद से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना होगा। तो ये सब याद करना इसमें ज़रूरी है कि कितने भूगोलवेता हैं। ठीक है, तो अगला ये जो विचारधारा है वो है संभववाद। ठीक है, जैसे कि इसमें जो स्टेबो है इसको प्रथम नियतवादी भी कहा गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जितने भी इनको भूगोलवेता को याद रखना है, और स्टेबो को प्रथम नियतवादी के नाम से दिया जाता है। तो इसको ये भी क्वेश्चन पूछता है कि या स्टेटमेंट के रूप में दे देता है कि प्रथम नियतवादी स्टेबो है, ये बात सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। अगला है संभववाद। संभववाद, जिसको ये संभववाद जो शब्द का नाम दिए है वो फेवरे महोदय दी है। ठीक है, फेवरे जो कि एक फ्रांसीसी भूगोलवेता है, उन्होंने ही ये दिया है। और ये इसका उद्भव जो हुआ है विशेष रूप से 20वीं शताब्दी में हुआ है, वो फ्रांस में हुआ है। ठीक है, ये जो हुआ है निश्चयवादी संकल्पना, ये 19वीं सदी में हुआ है, जो कि इसका जो मेन क्षेत्र था जर्मनी संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, तो वहीं पे ये इसका उद्भव हुआ था। और ये जो फ्रांस से संभववाद है वो इसका यहाँ पे फ्रांस में इसका उद्भव हुआ था, और ये विशेष रूप से इसके बाद ही हुआ था। ठीक है, जो निश्चयवाद था उसके प्रक्रिया स्वरूप में इसके 20वीं शताब्दी में उद्भव हुआ। ठीक है, और इनका मानना ये है कि इसको जैसे नियतवाद में दिया गया है कि मानव के ऊपर प्रकृति का नियंत्रण है, तो ऐसे ही इस मन में उसमें विचारधारा में बदलाव है कि प्रकृति के ऊपर मानव का नियंत्रण नहीं है, बल्कि उसको मानव के क्षमता है, बुद्धि ज्ञान है, इस वजह से भी मानव प्रकृति के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है या फिर प्रकृति के विरुद्ध भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया यही स्टेटमेंट है कि प्रकृति द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाता है और मानव इसे अपने मन के अनुसार या अपने काट छांट के अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार उस संभावनाओं में से अपने योग्य बनाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा कि प्रकृति द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और इस संभावना अपने चॉइस के द्वारा उपयोग कर सकते हैं। मानव उपयोग कर सकता है और चाहे तो नहीं उपयोग कर सकता है। उसके मानव के मन के ऊपर है कि वो उसको संभावना को उपयोगी बना सकता है या नहीं बना सकता है। इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। इसमें जो मुख्य विद्वान हैं वो ब्लास हैं, फेवरे हैं, ड्रोन्स हैं, इशाबोमेन है और कार्ल सावर है। ठीक है, और भी विद्वान हैं यहाँ पे, जो मुख्य विद्वान हैं इनके भी नाम दिया गया है, तो इनका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये है संभववाद। अगला जो दर्शन है नवनियत के वास्तविक नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो मानव पर्यावरण संबंध के बीच में है, यहाँ पे प्रकृति को ज़्यादा बताया गया है नियंत्रित करना है, और यहाँ पे मानव को बताया गया है। जबकि अगला ये नवनियतवाद है, ये लगभग पूरी तरह से वो संतुलित करने का प्रयास किया है। तो जो अगला दर्शन है वो है नवनियतवाद। ठीक है, नवनियतवाद इसको न्यू डिटर्मिनिज्म नाम से भी जानते हैं, और इसका प्रतिपादन जो है वो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किए थे। ठीक है, जो कि अमेरिका के भूगोलवेता हैं ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो दर्शन है नवनियतवाद, इसका संकल्पना किसने दिया है। ठीक है, तो ये ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दी है। इस दर्शन का मुख्य जो थीम है वो है कि ये कहा जाता है कि मानव पूर्णतः नियतवादी नहीं है। ठीक है, मतलब कि मानव प्रकृति द्वारा नियंत्रित, केवल पूर्णतः नियंत्रित नहीं है, बल्कि पर्यावरण का प्रभाव मानव पर तो पड़ता है, लेकिन ये मानव अपने तकनीकी द्वारा उस प्रभाव को कम कर सकता है, लेकिन इसको समाप्त नहीं कर सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति का नियंत्रण है पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है, बल्कि कुछ
मानव द्वारा अपने बुद्धि तकनीकी ज्ञान से उस नियंत्रण को कम कर सकता है और अपने मन के अनुसार कुछ कार्य कर सकता है। इसको इसीलिए ये जो दर्शन है इसी को रुको और जाओ नियतिवाद के भी नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा, रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से जानते हैं, जो कि इसको माना यह गया है कि ये जो नियतवाद है या प्रकृति है एक यातायात जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसके अनुसार ये कार्य करती है। अर्थात जो मानव के जो दिशा है वो परिवर्तित नहीं कर सकती है, बल्कि उसका केवल गति परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, जैसे वो ट्रैफिक पुलिस होता है तो जो गाड़ियाँ आती हैं उसको हाथ देकर रोक सकता है या फिर जाने के लिए कह सकता है, उसका दिशा नहीं परिवर्तित कर सकता है। अर्थात जो गाड़ियों का जहाँ डेस्टिनेशन है, जहाँ जाना है वो जाएगी, बस केवल अंतर होगा कि उसका जो गति होगा वो केवल नियंत्रित कर सकता है। इसीलिए इस विचारधारा को रुको और जाओ नियतिवाद के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये जो इसी विचारधारा है, नवनियतवाद विचारधारा है, उसको एक जॉर्ज ट्रैथम महोदय थे, उसको क्रियात्मक संभववाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो एक शब्द का प्रयोग किए थे, क्रियात्मक संभववाद, या इंग्लिश में इसको प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म के नाम से भी जानते हैं। क्रियात्मक को कहीं कहीं व्यवहारिक संभववाद के भी नाम से जानते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो वो भी आएगा तो इसको भी कहिएगा, वो जॉर्ज ट्रैथम महोदय है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रियात्मक संभववाद है या इसके कौन संकल्पना कौन दिया है। ठीक है, तो ये जॉर्ज ट्रैथम है। ये इंग्लिश देख लीजिएगा, प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म इसको कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो विचारधारा है प्रसंभववाद या संभाव्यवाद भी इसको कहते हैं, जो कि इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिज्म, इस संकल्पना का प्रतिपादन स्पेट महोदय ने दिए हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेट महोदय ने दिए हैं। इनका मानना ये है कि ये कहने का तो ये इस विचारधारा से मतलब है कि कहना है कि प्रकृति द्वारा कुछ संभावनाएं, कई संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है मानव के समक्ष, और वो कुछ संभावनाएं दूसरे संभावनाओं की अपेक्षा ज़्यादा संभाव्य होती है। ठीक है, ज़्यादा संभाव्य होती है, और मानव द्वारा ये निश्चित होता है कि मानव अपने काट छांट के अनुसार किस संभावनाओं को वास्तविक बनाता है। ठीक है, तो ये भी इस विचारधारा पे निर्भर है। इसको स्टेटमेंट इसका है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त संभावनाओं में कुछ संभावनाएं दूसरे संभावनाओं के अपेक्षा अधिक संभाव्य होती है, और इसमें से कौन सा संभावना वास्तविकता बनेगी ये मानव के तकनीकी और ज्ञान पे निर्भर करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। संभाव्यवाद स्पेट महोदय ने दिया है। ठीक है, और स्पेट इनका जो प्रकृति का जो दर्शन था यही था। ठीक है, अब अगला जो है मंत्रात्मक क्रांति। मंत्रात्मक क्रांति ये विचारधारा नहीं है, बल्कि ये 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बाद से पूर्वार्ध से ये जितने भी भूगोल था उसमें सांख्यिकी और मैथमेटिक जो तकनीकियाँ हैं उसको विकास किया जाने लगा, और उसी माध्यम से उसका अध्ययन शुरू किया जाने लगा। इसी को मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानते हैं। तो भूगोल में सांख्यिकी और जो जटिल विधियों, गणितीय विधियों का प्रयोग करके एक सिद्धांत के रूप में या एक सामान्यीकरण किया जा रहा था, तो इसी को मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानते हैं। ये विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इस प्रकार के उपागम को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें यही है कि 1950 से 1960 के दशक में भूगोल में गणितीय और सांख्यिकी विधि का प्रयोग करके एक सामान्यीकरण का प्रयास किया गया, जिसमें मुख्य रूप से BJL बेरी का मुख्य योगदान है। ठीक है, BJL बेरी ये किसी एक वैज्ञानिक ने विद्वान ने नहीं दिए हैं, बल्कि कई विद्वान अपने अपने जो अध्ययन क्षेत्र हैं उसमें सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करने लगे और गणितीय विधियों का प्रयोग करने लगे। तो इसी को जो क्रांति के रूप में एक परिवर्तन था वो उसको मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये BJL बेरी है। जीफ है जो कि रैंक साइज रूल एक नियम दिया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो बस्ती भूगोल में डिटेल में। क्रिस्टॉलर महोदय हैं, ये अपना केंद्रीय स्थल सिद्धांत दिए हैं, इसको भी हम लोग डिटेल में सारे जो मॉडल के रूप में बनाया जा रहा था इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। वांथेन्युन थे जो कि कृषि अवस्थिति सिद्धांत से संबंधित है। वेबर है कि औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, किंग है, हैगेट है, चोर्ले हैं, ये सभी लोग अपने अपने अध्ययन क्षेत्र में
गणितीय विधि का प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, तो ये सभी लोग को नाम याद रखना है। हार्वे है, ये भी अपना जो सिद्धांत दिए हैं उसमें भी गणितीय विधियों का प्रयोग किए हैं। टी हैगर स्टैंड है, यह भी नवाचार के प्रसारण सिद्धांत दिए हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किए हैं। ये बुंगी महोदय है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी इस विचारधारा से संबंधित है और गणितीय और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये जो मात्रात्मक क्रांति है ये विशेष रूप से 4 चरण में आई है। ठीक है, इसके भी चरण हैं, कई चरण, मतलब शुरुआती में जो सामान्य गणितीय विधियों का या सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता रहा, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही जो प्रक्रिया और जटिल होती गई और जटिल सांख्यिकी विधियों का भी प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, इसके जो चरण है विशेष रूप से 4 चरण में माना जाता है। पहला जो चरण है 1950 से लेकर 1958 के बीच में, जिसमें सरल सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो दूसरा काल है 1958 से लेकर 1968 तक, इसमें कोरिलेशन, रेगुलेशन, इस टाइप के जो सांख्यिकी विधियाँ हैं इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे जो लोग प्रैक्टिकल वाले भूगोल में प्रैक्टिकल पढ़े होंगे उसमें हम लोग देखेंगे रेगुलेशन और एनालिसिस सब किया जाता है, तो इस विधि का प्रयोग किया जाने लगता। उसके बाद से तृतीय चरण आया जो कि 1968 से 1978 के बीच में था, उसमें जटिल सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, और धीरे धीरे तकनीकी चीज़ बढ़ती गई। उसके बाद जो चौथा चरण है वो वर्तमान चरण है, उसमें और भी ज़्यादा तकनीकियाँ विकसित हो गई, जिसमें कंप्यूटर भी आ गया। उसके साथ साथ भूगोल में रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाने लगा, मतलब दूर संवेदन है जो सैटेलाइटों का उपयोग किया जाने लगा। उसके साथ साथ जो GIS है या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका भी प्रयोग किया जाने लगा है वर्तमान समय में। ठीक है, तो ये इसी चरण का ही या मात्रात्मक क्रांति का ही भाग है। ठीक है, तो ये रहा मात्रात्मक क्रांति। अगला है जो है व्यवहारवाद। ठीक है, ये व्यवहारवाद और मानवतावाद, ये जितने भी नीचे का दिया गया है दर्शन है या विचारधारा, ये मात्रात्मक क्रांति के विरोध के स्वरूप आया। ठीक है, क्योंकि जो एक भूगोल एक सामाजिक विज्ञान की तरह से काम करते हैं, उसमें विशेष रूप से मानव का अध्ययन किया जाता है। तो इस विचारधारा जो व्यवहारवादी विचारधारा है, इसका कहने का तात्पर्य है कि जो मानव गतिविधियाँ हैं या मानव का जो जैसे मूल्य है, उसका धारणा है, विचार है, उसको गणित आधार पर कैसे किया जा सकता है, उसका गणितीय आधार पर करना अच्छा नहीं है। इस वजह से इसके विरोध स्वरूप ये व्यवहारवादी उपागम का जन्म हुआ। ठीक है, इसमें जो मुख्य भूगोलवेत्ता थे किर्क महोदय का भी योगदान इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुरुआती दौर पर किर्क महोदय ने व्यवहारवादी उपागम का प्रयोग किया। इसके बाद से अन्य जो जितने भी विद्वान हैं या भूगोलवेत्ता हैं, जैसे व्हाइट हैं, बोलफर्ट हैं, फ्रेड हैं, ये व्यवहारात्मक विधि का प्रयोग करके अपना नियम बनाए हैं। इसके साथ गोलेजी महोदय हैं, गोल्ड महोदय हैं, ठीक है, ये वाल्डिंग महोदय, सभी लोग अपना जितने भी नियम बनाए हैं या सिद्धांत बनाए हैं उसमें इसका जिक्र किए हैं। इसको मानसिक मानचित्र के नाम से भी एक शब्दावली आता है कि मानसिक मानचित्र किससे संबंधित है, तो ये व्यवहारवादी क्रांति से संबंधित है और इसका जो उपयोग विशेष रूप से गोल्ड महोदय ने किए थे। ठीक है, कॉक्स और गोल्ड महोदय थे। गोल्ड महोदय ने मानसिक मानचित्र के संदर्भ में बातचीत किए हैं। तो ये याद रखिएगा, जितने भी भूगोलवेत्ता हैं, किर्क, व्हाइट, बोलफर्ट, फ्रेड, गोलेजी, जितने हैं ये लोग, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आता है कि व्यवहारवादी क्रांति से कौन संबंधित है। और अगला है इसी संबंधित है मानवतावादी। ठीक है, ये मानवतावादी और व्यवहारवाद लगभग दोनों समान है, केवल अंतर इसमें है कि जो व्यवहारवाद है ये व्यक्तिगत विशेष रूप के संदर्भ में बातें करता है और व्यक्तिगत विशेष के मानव के जो उसके विचारधारा, कला, संस्कृति के संबंधित में बात करता है। जबकि ये जो मानववादी है, मानववादी पूरे मानव समाज को लेकर चलता है, मानव समाज के, मानव संस्कृति के बारे में अध्ययन करता है और उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये भी मात्रात्मक क्रांति के ही विरोध में आया था और इसको ये क्या मानना है कि मानव को संपूर्णता में अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, मानव के संपूर्णता का अध्ययन करता है जिसमें मानवीय धारणा, मानवीय मूल्य, विवेक, धर्म इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
इसका जो मुख्य भूगोलवेता है वो गुल्के महोदय हैं, टुआन हैं और ब्लास और फेब्रे हैं। विशेष रूप से ये दो लोग का आता है, गुल्के और टुआन, इसको भी याद रखिएगा, मानवता भूगोल से संबंधित है। ये कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है मानवता और व्यवहारवादी में, तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि जो व्यवहारवादी के भूगोलवेता मानवतावादी में नहीं आई जाए या इसमें का उसमें ना चला जाए। ठीक है, तो ये स्पष्ट रूप से है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला जो है लोक कल्याणकारी, ये विशेष रूप से मानवतावाद से ही संबंधित है और उसके भी एक अंग के रूप में इसको दिया गया है। ये लोक कल्याणकारी उपागम का जो मानना है, उनका मानना यह है कि राजनीतिक सामाजिक ढांचे में परिवर्तन किए बिना सामाजिक आर्थिक सुधार से संबंधित है। ठीक है, आर्थिक सामाजिक सुधार से संबंधित है, जो कि जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं है। ठीक है, जो वर्तमान में सामाजिक आर्थिक ढांचा है उसको बिना परिवर्तन किए समाज सुधार किए बात करता है या आर्थिक सुधार की बात करता है। ठीक है, ये इसका मानना है कि ये कौन कहाँ क्या और कैसे प्राप्त कर सकता है, इस विचारधारा पे ये संबंधित है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ही याद रखिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट डायरेक्ट ही पूछता है कि ये किससे संबंधित है, कौन क्या कहाँ और कब कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, अगला विचार इनके जो लोक कल्याणकारी उपागम है, इसके जो मुख्य भूगोलवेता है वो स्मिथ हैं, थॉमसन है, चिस्लम है, कॉक्स हैं। ठीक है, ये स्मिथ को स्पेशल रूप से याद करिएगा क्योंकि जो कल्याणकारी जो भूगोलवेता है उपागम हो उसके मुख्य जो प्रतिपादक हैं यही है, स्मिथ ही है। ठीक है, ये स्मिथ से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद से अगला है आमूलचूल परिवर्तनवादी। ठीक है, या इसको अतिवादी भी कहा जाता है या उग्र सुधारवाद नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको रेडिकलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, रेडिकलिज्म अतिवादी के नाम से। इसको जो मुख्य जो शुरुआत किए थे ये विलियम मुंगे महोदय ने किए थे। ठीक है, और इस विचारधारा का मानना है कि समस्या के ये पूर्ण रूप से समाधान करना चाहते हैं, समस्या से पूर्ण समाधान और त्वरित समाधान, तुरंत ये समाधान करने का प्रयास करते हैं। उग्रवादी इसीलिए इसको कहा जाता है कि तत्कालिक परिवर्तन की ये बात करता है। ये जो विचारधारा है विशेष रूप से मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है, जिसमें शोषण और शोषित के बीच में अध्ययन किया जाता है और इसमें पूरा व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो शोषित है उसको उग्र करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये इसके जो मुख्य भूगोलवेता हैं वो हार्वे हैं, रिचर्ड पीट हैं। ठीक है, ये भी मात्रात्मक क्रांति के भी विरोध में ये भी आया था। ठीक है, तो ये विशेष रूप से विलियम बुंगे को याद रखिएगा और साथ साथ हार्वे, रिचर्ड पीट, ये दोनों तीनों भूगोलवेता हैं, इनको याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि रेडिकलिज्म या अतिवाद के कौन जनक हैं या फिर इससे संबंधित हैं, तो वो तीन लोग हैं विशेष रूप से, बुंगे, हार्वे और रिचर्ड पीट। ठीक है, तो ये रहा भौगोलिक विचारधारा से संक्षेप में एक उसके दर्शन और विचारधाराएं। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में कहीं कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इसके अतिरिक्त यदि इसको डिटेल में चाहिए तो इसको मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, अलग से डिटेल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितने भी विचारधारा हैं इसको पूरी तरह से एक एक क्लास के रूप में इसको डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर संक्षेप में ही किया गया है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि ज़्यादातर बोरिंग होने लगता है इसमें, लेकिन ये बहुत उपयोगी हैं और जो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये क्लास यहीं रहने देते हैं, फिर जो अगला क्लास होगा जो भारतीय भूगोलवेता के संदर्भ में होगा। ठीक है, धन्यवाद।